हेलो स्टूडेंट। क्लास 8 के सभी विद्यार्थियों को का मोबाइल वाले टीचर स्वागत करता है। मोबाइल वाला टीचर 24। तो आज से मैं आपका साइंस का शुरू कर रहा हूँ और मैथ का भी शुरू करूँगा और सब सब्जेक्ट का क्लास आप लोगों के लिए भेजूँगा। आप लोग इस पर हिंदी भाषी के लोग ध्यान दें जिन लोगों का सिलेबस हिंदी में, और इंग्लिश वाले के लिए तो मैं पहले से ही बना रहा हूँ। तो जिनका इंग्लिश है वो लोग जाकर इंग्लिश में देखें और जिनको हिंदी में पढ़ना है वो अपनी हिंदी में इस पर ध्यान दें। तो आज आपका साइंस का ये पहला चैप्टर है, ये पहला या दूसरा चैप्टर है, दहन और ज्वाला। तो दहन का मतलब होता है कंबसन, जलना। दहन का मतलब होता है कंबसन। थोड़ा सा मैं इंग्लिश भी बता दूंगा इसलिए कि थोड़ा सा हम लोगों को इंग्लिश में पढ़ाने की आदत है ना। तो तुम लोगों को भी फायदा ही होगा कि इंग्लिश हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ो, ताकि क्योंकि देखो 11 के बाद इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सारी अच्छी बुक्स जो है वो इंग्लिश में ही रहती है। ठीक है, तो अभी से कोशिश करो कि क्या नाम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ें और फिर आगे चलकर ताकि 11 में हम लोग इंग्लिश में पढ़ सकें। ठीक है, 11 का भी मैं भेज रहा हूँ। 9, 10, 11, 12, 8 सारे क्लास के बच्चे इस पर पढ़ाई करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ज्वाला का मतलब हुआ फ्लेम, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। यानी कि आपने देखा होगा अक्सर, है ना, कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, मटेरियल यानी कि सामान, है ना, जो बहुत ही ज्वलनशील होते हैं। मतलब थोड़ा सा आग देखा नहीं कि जल गया, जैसे स्प्रीट, पेट्रोल, है ना, ये तुरंत जल जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग जलाते हैं तब वो जलता है, जैसे अपना कागज हो गया, लकड़ी हो गया, है ना, ये सब। और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको जलाना असंभव है, जैसे पत्थर, है ना, पत्थर को जलाना बहुत मुश्किल, मिट्टी, है ना। तो ये सभी चीज़ें, तो आखिर इसकी जांच करने से हमको क्या पता चला। आप जैसे जांच करने के लिए ये आपको बोल रहा है कि आप घर पर अपने प्रैक्टिकल करो कि पुआल ले लो जिसको स्ट्रॉ बोलते हैं, या माचिस की तिलियाँ ले लो, या मिट्टी के तेल का बर्तन ले लो, कागज़ ले लो, पत्थर के टुकड़े ले लो, कोयले के टुकड़े ले लो, है ना। उनको एकत्रित करके अपने शिक्षक महोदय की देख रेख में इन पदार्थों को एक एक करके जलाइए, और जो जल जाता है तो पदार्थ का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा लकड़ी, है ना, तो लकड़ी यहाँ पर लिखेंगे जलता है। ठीक है, यानी कि दाह है मतलब जलने वाला, जल जाता है ना। लेकिन वो मिट्टी या पत्थर, है ना, तो पत्थर हो गया अदहाय। अदहाय मतलब नहीं जलने वाला, है ना, नहीं जलता है। इस तरीके से आप अदहाय और अदहाय का फर्क समझ सकते हैं। यानी कि जो पत्थर, जो पदार्थ जलता है, अब ये डेफिनेशन हो गया, जो पदार्थ जलता है उसे दहाय कहते हैं, जो पदार्थ नहीं जलता है उसे अदहाय कहते हैं। यहाँ पर यदि के जगह पर खाली हटाकर लिख दो, जो पदार्थ जलता है ना उसे, तो हटाकर लिख दो उसे, है ना, दहाय कहते हैं, दहाय कहते हैं। और यहाँ हो जाएगा जो पदार्थ नहीं जलता है, जो पदार्थ नहीं जलता है उसे अदहाय कहते हैं। दोनों का डेफिनेशन हो गया, दहाय और अदहाय। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया, यानी कि किस तरीके से पदार्थ जलता है ना, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। प्रक्रिया मतलब एक्टिविटी, किस तरीके से जलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलने के लिए क्या चाहिए, तो आप सीधे कहेंगे क्या, माचिस या लाइटर, है ना। तो अब हम लोग ये देखना चाहते हैं
कि क्या किसी और तरीके से भी चीज़ों को नहीं जलाया जा सकता है। तो आइए अब इसका डिटेक्शन करते हैं कि हम और पदार्थों को किसी और मेथड से जला सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए आपको एक लेंस लेना है, हैंड लेंस, है ना, वो जो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं दांत को वगैरह देखने के लिए, है ना, उस तरह का, या कोई भी आप शीशा ले लो, मैग्नीफाइंग शीशा जिसमें थोड़ा सा पावर हो, है ना, जैसे दादी का चश्मा हो गया या दादा का चश्मा हो गया, और वो जहाँ पर लेंस बना होता है ऐसा उठा ऐसा रहेगा, है ना, वहाँ पर से सूरज की रोशनी को पास कराओ और एक कागज पर सेंटर्ड कर दो, यानी कि कागज पर एक बूंदी की तरफ बनने लगेगा छोटा सा, उसको किसी कागज पर रख दो, है ना। तो थोड़ी ही देर में क्या दिखेगा कि धीरे धीरे इससे चिंगारी निकलने लगी, है ना। दूसरा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं कि आप दो पत्थर ले लो, है ना, और दो पत्थर लेकर आपस में उसको कस के रगड़ो। तो कस के रगड़ने से क्या होगा कि उस थोड़ी देर बाद छुओगे तो वो गर्म लगने लगेगा, है ना। तो गर्म लगने लगेगा इसका मतलब है कि उसमें आग पकड़ रहा था। तो दो पत्थर को रगड़ने से, जब रात में, वही बोल रहा है कि इन्हीं पत्थरों को अगर अंधेरे में बहुत जोर से एक दूसरे से रगड़ते हो तो चिंगारी सी निकलती हुई दिखाई देगी, है ना। तो रात में के अंधेरे में आप ऐसा कर कर देख सकते हैं कि दो पत्थर को आपस में जब टकराएंगे तेजी से, या दो लोहे को, तो उसमें से चिंगारी निकलती हुई दिखेगी। या धूप में ले जाकर लेंस को आप रखोगे शीशे को, तो कुछ देर बाद वो क्या करेगा, कागज को जला देगा। लेंस वाला जल्दी जलाएगा और प्लेन वाला थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ये नहीं रहता है, वो कन्वर्जेंस नहीं होता है। तो इस तरीके से दो एक्सपेरिमेंट कर कर हम ये पता करते हैं कि हैंड लेंस को वैसे ही कुछ देर तक पकड़े रहिए, तो ऐसा करने पर क्या होता है, ऐसा करने पर वो जलने लगता है। जलने से पहले क्या होता है, जलने से पहले, किसी चीज को जलने से पहले हमें ऊष्मा या गर्मी की जरूरत होती है, यानी कि जलने से पहले वो क्या होता है, गर्म होने लगता है। गर्म होते 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 फिर वो एक टाइम आता है कि जल जाता है। तो असल में जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है, और तापमान जब बढ़ता है, जब तापमान किसी निश्चित मान तक पहुंचता है तो वह जलने लगती है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि माचिस की तिल्ली अपने आप क्यों नहीं जल जाती है, घर में रखा रहता है तो नहीं जलती है। जितनी सहजता से कोई कागज जल जाता है उतनी आसानी से आप लकड़ी को, काठ को नहीं जला सकते हैं, है ना। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि हर पदार्थ, हर ऑब्जेक्ट, पदार्थ को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, मैटर बोलते हैं, मैटर, मैटर मतलब पदार्थ। तो या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट मतलब होता है सामान, है ना, कोई भी चीज। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर होता है ना। तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप, यानी कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर। हर ऑब्जेक्ट का, जैसे हम लोग कागज है, कागज का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है, थोड़ा सा भी आग पकड़ा है वो पकड़ लेता है। लेकिन लकड़ी को क्या है कि कुछ देर हम लोगों को लगता है पकड़ाने में। उसी तरीके से केरोसिन तेल, पेट्रोल, ये सब में तुरंत आग बस पास में ले जाओ तो फ्लाप से जल जाएगा, है ना। तो हर मटेरियल, हर पदार्थ का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर या ज्वलन ताप, ठीक है। जब किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा
तो वह नहीं जलेगा, है ना। जब किसी पदार्थ का तापमान, ये नोट में लिख लेना, किसमें, नोट में, है ना, ये डिफिनेशन हो गया, और डिफिनेशन में के नोट में ये लिख लेना है। फिर अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप, ये नोट नंबर 1 हो गया, ठीक है, और ये नोट नंबर 2 हो जाएगा। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है, ये नोट नंबर 2। ऐसा करते हैं हम, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, है ना, इस कलर से। तो ऐसे तुम समझ जाओगे कि ये हमारा क्या है, नोट है। ये नोट 1, ये नोट 2। तो किसी पदार्थ को जलाने के लिए कम तापमान तक उसको गर्म करना पड़ता है। ये याद रखने का चीज है कि अब हम किसी सामान को भी अगर जलाना चाहते हैं तो उसको एक निश्चित तापमान तक गर्म करना होता है ना, और किसी को ज्यादा तापमान तक गर्म करना होता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के पदार्थ को जलाने जा रहे हैं। पदार्थों का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है, ये तीसरा नोट, है ना। ये तीसरा नोट भी याद रखना है कि पदार्थों का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर डिपेंड करता है। प्राकृतिक मतलब नेचर, कैसा नेचर का है। जैसे अब घास फूस है तो कभी न्यूज़ में आता है ना कि फलाने जगह जैसे ऑस्ट्रेलिया में या कहीं गर्मी में, जैसे गर्मी हुआ, इतना गर्मी की आग लग गया जंगल में, है ना। तो जंगल में क्या होता है, घास होता है, घास सूखते 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 वो इतना सूख जाता है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है, और सूरज का दिन भर रोशनी पड़ता है तो उससे वो गर्म होकर क्या होता है, पूरा का पूरा तुरंत आग पकड़ लेता, पूरा का पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ जाता है ना। तो इस तरह के पदार्थ को हम लोग द्वानल कहते हैं, ठीक है। तो सूखी घास जब सूरज की गर्मी से, है ना, बहुत अधिक गर्मी पकड़ने पर वो आग पकड़ ले तो उसको बोलते हैं द्वानल पदार्थ, है ना। वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है, उस पदार्थ को क्या कहेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखना है, इसका डेफिनेशन बना देते हैं। वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है ना, और वो आसानी से आग पकड़ लेता है ना, उसे ज्वलन कहते हैं। जिसे हटाकर यहाँ पर खाली कर देना, उसे ज्वलन कहते हैं। जैसे हम लोग माचिस कभी कभी स्टोव के बगल में रख दो, है ना, तो क्या होता है, अचानक से जल जाता है, क्योंकि धीरे 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 वो क्या होता है, स्टोव के बगल में रखने से उस स्टोव के आंच से क्या होता है, वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है, हाँ। तो आग की ज्वाला से वो दूर रखे रहने पर भी आग पकड़ लेता है। गर्म होते 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 उसका इग्निशन टेम्परेचर तिल्ली का अलग होता है, जैसे ही उस टेम्परेचर तक पहुंचा वो फट से आग पकड़ लेगा, ठीक है। तो अब किसी पदार्थ का ज्वलन ताप जो है उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। ये भी आपका नोट नंबर 4, ठीक है। ये नोट नंबर 4 में लिख लेना कि किसी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। रासायनिक नेचर उसका कैसा है। जैसे पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है, ठीक है। यानी कि पेट्रोल जल्दी से आग पकड़ लेगा, स्पिरिट भी अपना जल्दी से आग पकड़ लेगा। अब एक और नोट याद रखना है कि सफेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर भी जल उठता है ना। अगर सफेद फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस है, एक ऐसा पदार्थ है जिसको रूम में भी अगर रखेगी तो वो फटाक से जल जाएगा, है ना। तो इसको
ये करने के लिए उसे हाथ से नहीं छू सकते हैं, या पानी के अंदर रखना पड़ता है ना, इसीलिए उसे हाथ से नहीं छूते हैं, क्योंकि जैसे ही हाथ से छुएंगे तो वो भड़ाम से जल जाएगा, और पानी के अंदर इसको रखना पड़ता है। अभी वो हमास युद्ध हुआ था तो वो छोड़ा था ना व्हाइट फास्फोरस का बॉम्ब, इजराइल, है ना। तो व्हाइट फास्फोरस ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पर भी बम की तरफ बुम बुम फट जाता है। अब हम लोग इतना तो सीख गए कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए क्या चाहिए, उसको उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना चाहिए। अगर वो अपने ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचेगा तो वो पदार्थ नहीं जलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि जलने के लिए और क्या चाहिए, है ना, और कुछ चाहिए जलने के लिए, तो अब हम लोग इसकी खोज करते हैं। तो इसका हम जानते हैं कि जलने के लिए एक आवश्यक शर्त है कि पदार्थ को गर्म करके एक निश्चित तापमान तक पहुंचाना होता है। सबसे पहला तो बात यह है कि जलाने के लिए पदार्थ को गर्म करके एक निश्चित तापमान तक पहुंचाना होता है, तब वो जलने लगता है। लेकिन और भी कुछ चाहिए क्या? अब उसकी खोज के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, इसको बोलते हैं क्रियाकलाप, एक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। एक्टिविटी 2। तो अब एक मोमबत्ती जलाकर अपनी मेज पर रख दो, और कोई बड़ा सा गिलास लेकर, है ना, या जार लेकर या बोतल लेकर उसको रखिए और अवलोकन कीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब तक आप मोमबत्ती के कुछ देर बाद मोमबत्ती के ऊपर जब तक है गिलास, यहाँ देख रहे हैं जमीन से ऊपर है, तब तक मोमबत्ती जल रहा है। लेकिन जैसे ही आप पूरा बंद कर दोगे तो कुछ देर बाद क्या होता है कि मोमबत्ती फड़फड़ाकर बुझ जाती है ना। मोमबत्ती जो को जार से ढकते हैं तो तब उसकी ज्वाला बुझने की स्थिति में आने लगती है, और उस समय जार को हटा लीजिए तो आप क्या देखते हैं कि फिर से वो जलने लगेगा, है ना। तो आप पाएंगे कि मोमबत्ती की ज्वाला पहले की तरह हो गई वापस। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो जलने के लिए यानी कि दहन के लिए हवा का होना जरूरी है। जलने के लिए हवा 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 में क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। हवा में क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। ऐसे लिखते हैं O2, हाँ। तो हवा की हमको जलने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं लगेगा। इसीलिए ना कहा जाता है कि जब भी कहीं पर आग लगे तो बस फट से कंबल लो और उसके ऊपर चारों तरफ से डाल दो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आग लगा है और कंबल हम ऊपर से पूरा घेर दिए, है ना, तो ये क्या करता है कंबल? कंबल तो हीट का ये होता है, ना अंदर आने देगा ना जाने देगा। तो ये आग को फिर अंदर से हवा को रोक देता है ऊपर से, और जब हवा रुक गया तो आग को जलने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए। तो हवा जब पहुंचेगा नहीं तो फिर आग लगेगा नहीं। ठीक है। तो और स्टोव वगैरह अगर आग लग जाए या मान लो सिलेंडर में आग लग जाए तो हम लोग को क्या करना चाहिए? तो सिलेंडर में आग लगे तो सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए, है ना। क्या करो, एक कपड़ा बोरा जो होता है ना अपने घर में, है ना, बोरा या कंबल लो, उसको पानी में भिंगाओ और भिंगा कर चारों तरफ से लपेट दो, है ना। बस आग इसका संपर्क खत्म होगा ऑक्सीजन का, वो अपने आप बुझ जाएगा। तो ये चीज सब में काम होता है ना। जैसे ऑक्सीजन की कहानी में जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किए गए प्रयोग को हमने पढ़ा था क्लास 7 में, है ना। अब इसको फिर से हम देखते हैं। आप पाएंगे कि मोमबत्ती के जलने में हवा में उपस्थित ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। अगर हवा में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम नहीं जला सकते हैं।
अब एक्टिविटी 3 देखो क्या है। कागज का कटोरी बनाकर, है ना, पानी गर्म करना, ये इसका नाम है एक्सपेरिमेंट का। तो जैसे हम कागज का कटोरी बनाए और ऐसे अगर आग पर रख दे तो क्या होगा, वो जल जाएगा। लेकिन अगर आप कागज की कटोरी बनाइए, उसमें थोड़ा पानी भर दीजिए, है ना, अब ऐसा नहीं कि वो पिघल के गिर जाए, थोड़ा मोटा कागज रहे, है ना, तो हम क्या देखेंगे कि मोमबत्ती के पास ले जाते हैं तो कागज नहीं जलता है ना। कागज की कटोरी जलने लगी, नहीं जलने लगी, है ना। क्यों नहीं जलती है कागज की कटोरी? क्योंकि जैसे ही हम लोग ले जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि धीरे धीरे जब आग मिलती है तो जो आग, इससे जो पानी है कटोरी के अंदर, वो क्या होती है, उसमें ऊष्मा का संचारण होने लगता है ना। ऊष्मा मतलब हीट, हाँ, और ये हीट जो है वो कागज को जलने नहीं देती है, ठीक है, कागज जलने से बच जाता है, ठीक है। तो इसीलिए याद रखेंगे कि अगर कागज को हम लोग को नहीं जलाना है तो उसको पानी से भिगा के नहीं, भिगा के तो थोड़ा देर बाद जल ही जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से देखो, जैसे स्टोव पर पहले आता था स्टोव का चूल्हा, या अभी गैस का चूल्हा आता है, तो गैस में देखते हैं ना, गैस का ऐसा जो बर्नर होता है ना, वो बर्नर में ना यहाँ पर लोहा नीचे देखेगी पलट कर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर हवा का गैप मिलेगा, है ना। बर्नर में यहाँ पर छेद 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 किया रहता है ना। ऐसे ही पहले ज़माने में इसमें था, केरोसिन तेल का स्टोव आता था, उसमें भी इसी तरह का छेद बना दिया जाता था। क्यों? क्योंकि गैस भी अपने से नहीं जल सकता है, अगर एक बार उसको ऑक्सीजन बंद कर दोगे तो वो नहीं जलेगा, इसलिए ये छेद से हवा जाता है, ऑक्सीजन, और गैस जलने लगता है। तो वही बोल रहा है कि आपने देखा होगा लकड़ी वाले चूल्हे हम लोग जब लकड़ी से खाना बनाते हैं तो देखती है ना, चूल्हा पर वो हम लोग ऐसे करके ठीकरा का 3 या 4 रख देते हैं ताकि बर्तन कुछ ऊपर रहे चूल्हे के मुंह से, है ना, चूल्हे के फेस से बर्तन ऊपर है। क्यों? क्योंकि साइड से ऑक्सीजन मिलेगा तब वो आग जलेगा। अगर ऑक्सीजन बंद हो जाएगा तो फिर आग बुझ जाएगा, फिर कितनी लकड़ी लगाती रहो नहीं जलेगा, गोईठा लगाती रहो नहीं जलेगा, ठीक है। तो केरोसिन वाले स्टोव में भी एक छिद्रदार लोहे का गोलाकार वलयाकार रचना होती है जिससे होकर नीचे से हवा प्रवेश करती है, जिससे बर्नर में केरोसिन तेल से भीगे कपड़े की बत्ती में तेल को जलने में मदद मिलती है। वो ये बत्ती वाला भी एक चूल्हा आता था पहले, उसकी बात कर रहा है। उसके बाद स्टोव आया, अब तो खैर ये हो गया, क्या नाम है, गैस चूल्हा आ गया और इंडक्शन आ गया। इंडक्शन जो बिजली से चलता है, और गैस चूल्हा वो गैस से चलता है, एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, एलपीजी जो घर में सिलेंडर आता है ना, तो इसमें भी छोटे छोटे छेद किए रहते हैं। इसको भी स्टोव ही बोलते हैं, सिलेंडर का जो चूल्हा होता है ना, उसको भी स्टोव बोलते हैं, ठीक है। तो स्टोव में भी कई छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे हवा प्रवेश करती है और ईंधन को जलने में मदद मिलती है, ठीक है। अगर हवा नहीं जाएगा तो हमारा ज्वलन नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या देखें, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, ये पहला नोट हो गया, है ना। इससे उपरोक्त उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है, जैसे यहाँ बता रहा है कि साधारण जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है ना। कंबसन इज अ केमिकल प्रोसेस, है ना, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है
जिसमें 3 चीजों का होना आवश्यक है। पहला, ज्वलनशील पदार्थ का होना, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय होना और हवा की जरूरत। अगर कोई पूछेगा कि बताओ जलना किसे कहते हैं, कंबसन किसे कहते हैं, तो उसका यह जवाब हो गया ना। जलना किसे कहते हैं, जलना किसे कहते हैं, है ना। तो इसका जवाब हम लोग यही लिखेंगे। ठीक है, जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, यानी कि केमिकल रिएक्शन। रासायनिक प्रतिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन, जिसमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे ज्वलनशील पदार्थ का होना, अब पत्थर को रखेंगे तो जलेगा नहीं, जलेगा ना, तो जलने वाला सामान होना चाहिए। दूसरा कि ऐसा जुगाड़ होना चाहिए कि हम उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा सके, ज्वलन ताप तक। और साथ में हवा की जरूरत। अगर हवा की जरूरत नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। ठीक है, अब इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। बरसात के मौसम में माचिस की तिल्ली, लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलते हैं। क्यों? क्योंकि वो भीग जाते हैं। इसके 2 कारण हैं। एक, ठंड में वातावरण का तापमान कम हो जाता है और नमी रहती है, और बरसात में नमी ज़्यादा हो जाती है ना। और गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि वो सूरज के वजह से भाप बन के हवा में उड़ जाता है, तो वातावरण का तापक्रम जो है वो ज़्यादा होता है। ऐसे दिनों में आप देखेंगे कि माचिस की तिल्ली या गोईठा आसानी से जल जाता है, लेकिन बरसात के दिनों में नहीं जलता, क्योंकि वो मसुआ जाता है। हवा में पानी जो होती है वो उस पर जाकर बैठकर उसको गीला कर देती है। तो यदि ये सभी ज्वलन नम हो जाए तो जलने में कठिनाइयाँ होती हैं, चाहे गोईठा हो चाहे लकड़ी हो इत्यादि। हैं, इसमें फिर हमको केरोसिन डालकर जलाने से जल जाता है। पेट्रोल मत डाल देना, ब्रून से करके जलेगा, है ना। तो अब इसके आगे हम लोग अगला क्लास में देखेंगे मोमबत्ती का इतिहास। तब तक तुम लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अपने सब दोस्त लोग को बताओ कि हिंदी में चालू हुआ है, समझ में आया, अच्छा लगा कि नहीं लगा वो भी बताना कमेंट कर करके। ठीक है, टिल देन गुड बाय।